गुड मॉर्निंग गाइज। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट सिराज बोल रहा हूं। आप देख रहे हैं सिराज खान ऑफिशियल। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 1 जनवरी को मैं एक पुरस्कार देने वाला हूं आप लोगों को। तो एक जयशंकर प्रसाद की बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी पुरस्कार कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, काफ़ी मेहनत करके। आप लोग इसको देखिएगा, प्यार कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपना उचित विचार दीजिएगा। और जो भी ऐसे कहानियां चाहते हैं इस पॉइंट से रिलेटेड बताइएगा, मैं डालूंगा। जो कहानी के 6 अंग होते हैं, इससे ही मैं पूरा मेरे पूरे यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले वेल विशेष कर देते हैं 1 जनवरी की। तो गाइज हो सक में भी ये वीडियो या तो आज शाम को पड़ जाए या तो कल डालूं, क्योंकि कल 1 जनवरी को मैंने वादा किया था कि पुरस्कार आप लोगों के लिए एक लेकर आने वाला हूं। तो 2025 की हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ हो। आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेना चाहते हैं, जो भी लक्ष्य लेना चाहते हैं, जो भी प्रतिज्ञा करना चाहते हैं, उसको एक चुनौती कर लीजिए कि हमें इस साल ये एग्ज़ाम निकालना है, या इस जगह सेलेक्शन लेना है, या हमें एक ऊंचाइयों पे जाना है। ये नहीं कि उसी चीज़ में लगे रहें, अपना ज़िंदगी बर्बाद करें। तो गाइज आप लोग को बहुत बहुत सारी हार्दिक बधाएं, हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बधाई। और ये है आप लोग के लिए एक लेकर आया हूँ स्लोगन, ये न्यू ईयर इज लाइक ए ब्लैंक बुक। रियली जो न्यू ईयर होता है, कोई प्लानिंग नहीं रहता, कोई तरीका नहीं रहता, पूरा ब्लैंक पेज के बुक की तरह रहता है, खाली रहता है। एंड द पेन इज इन योर हैंड, और पेन आपके हाथों में होता है। आप चाहे उस पेन से उस बुक पर लिखें, या आगे अगर लिखेंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं कुछ करना चाहते हैं तब भी आप कहाँ वहीं पे रुके रहेंगे। इट इज़ योर चांस टू राइट ए ब्यूटीफुल स्टोरी फॉर योर सेल्फ। तो अगर आप अपने किताब में एक ब्यूटीफुल स्टोरी कोई लिखते हैं अपने जीवन से रिलेटेड या कोई भी, तो आप अपने ज़िंदगी के आपके हाथ में है एक अच्छा चांस मिल रहा है। आप अपने योर सेल्फ अपने लाइफ को ग्रोथ कर सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के मुकाम को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें। और थोड़ा सा ठंडी का मौसम आ गया है, थोड़ा सा ख्याल करें और थोड़ा सा बच के रहें। और सेफ्टी है जो भी अपना लगाएं, जो भी जैकेट है उसको पहने, और थोड़ा सा बच कर रहिए। तबीयत खराब ना हो, तैयारी कर रहे हो तो अच्छा से तैयारी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, डायरेक्ट ले चलते हैं कहानी पे। तो पुरस्कार कहानी, जैसा कि मैं ये वीडियो डाल दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। कहानी का विस्तृत में अध्ययन बताया हूँ, कहानी के जो पार्ट होते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हमेशा कुछ ऐसा ही रहता है कि जो भी कहानी के 6 तत्व होते हैं, पूरे यूट्यूब पर आप ऐसा कंटेंट नहीं पाएंगे। कहानी का उद्देश्य, कहानी का सार, कथा वस्तु, कथानक, पात्र का चरित्र चित्रण, कथोपकथन, परिवेश, भाषा शैली, उपसंहार, इसी पॉइंट से रिलेटेड मैं कहानी बनाता हूँ। और यहाँ पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिराज खान ऑफिशियल नाम से चैनल है, वहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका स्टार्ट करते हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी। पांचवा है जयशंकर प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक, पुरस्कार कहानी का विस्तृत में वर्णन। तो गाइज मैं आप लोग से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पे आप लोग पाएंगे नहीं। उसके लिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले। और आप लोग भी चाहते हैं इसी पॉइंट से रिलेटेड जो भी कहानी के पार्ट होते हैं, जो भी कहानी के अंग होते हैं, उससे रिलेटेड अगर आप भी चाहते हैं कहानी कुछ वह मुझे इस तरह बनवाना, आपके लिए फ़ायदेमंद के लिए, आपके हेल्प के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, कहानी प्रेमियों के लिए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बनाने का कोशिश ज़रूर करूँगा। ये किसी के मांग पर ही मैं कहानी बनाया हूँ, कहानी जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार। तो ये देख सकते हैं कि पुरस्कार कहानी के कुछ चित्रण है कि किस प्रकार जो उनकी नायिका रहती है, राजा से पुरस्कार न लेने की वजह से मृत्युदंड लेती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। पारिवारिक संकटों के कारण 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने अपने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी स्वाध्याय से सीखी। प्रसाद जी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व हैं। श्रेष्ठ कवि, नाटककार, कहानीकार, निबंधकार इत्यादि रूप में इन्होंने अपनी अद्भुत साहित्यिक कौशल का परिचय देते दिया। कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं।
तो स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 1, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में है आप लोग का कहानी का मेन उद्देश्य। कहानी का मेन उद्देश्य में जयशंकर प्रसाद जी का उद्देश्य इस कहानी द्वारा उन कारणों को उजागर करना रहा है कि देश अहिंसा पर मर मिटने वाली शक्तियां तीव्र गति से उभर कर आ रही थी, जिनका प्रभाव प्रसाद जी के जीवन पर पड़ा, और इससे प्रसाद जी प्रेरित होकर पुरस्कार नाम की कहानी संग्रह लिख डाली। और यह कहानी राष्ट्रीय भावनाओं को सशक्त करती है। इसके पात्र देश प्रेम के लिए व्यक्तिगत प्रेम का त्याग करते हुए दिखाई देते हैं। इनकी सभी कहानियां बलिदान, समर्पण, त्याग, मानव प्रेम, देश प्रेम और करुणा जैसे उदात्त भावों को अभिव्यक्तियों को देती हैं या देते हैं। प्रसाद जी जिस समय कहानियां लिख रहे थे वह स्वाधीनता आंदोलन का उत्कर्ष का काल था। जिस देश में क्रांतिकारी आंदोलन सक्रिय था, ऐसे में प्रसाद जी इन घटनाओं से पूरी तरह निर्लिप्त हो रहे हो ऐसा संभव नहीं था। स्वाधीनता की चेतना उनकी कहानियों में व्यक्त जरूर हुई है, लेकिन मुक्ति चेतना को इतिहास और सांस्कृतिक तथा अतीत के साथ जोड़कर इसके लिए उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों को माध्यम बनाया है, जिनके जातीय अभिमान और राष्ट्रीय स्वाधीनता के प्रति कटिबद्धता को दिखाया गया है इस कहानी में। दूसरा है कहानी का सार। रुकिएगा गाइज, एक चीज आ गया है। दूसरा है कहानी का सार। तो प्रसाद जी अंतर्मुखी अंतर्मुखी देशभक्त व्यक्तित्व के थे। अंतर्मुखी देशभक्त व्यक्तित्व के थे। उनकी सभी रचनाओं में देश के प्रति गौरव की अभिव्यंजना मिलती है। राज्य की परंपरा के अनुसार यहाँ पर आयोजित रहेगा। उत्सव अलग हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पे देख लीजिएगा। मैं मधुलिका की पैतृक भूमि इस वर्ष राजा की हो गई। राजा द्वारा भूमि के कई गुना अधिक मूल्यों की स्वर मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप मधुलिका को दे दी। उसने उस थाल को माथे से लगाकर राजा पर न्यौछावर कर दी। वह कहती है, यह मेरे पितामहों की भूमि है, मेरे दादा परदादाओं की भूमि है, जिसे बेचना मेरे लिए अपराध है। यहाँ नायिका अपने पूज्य पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ दिखाती है। और जब अरुण ने कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि दिलाने की बात कही, तब नायिका ने कहा कि नहीं, यह कौशल की राष्ट्र नियम है, मैं उसे नहीं बदलना चाहती। यहाँ वह राष्ट्रभक्त होने का पहला प्रमाण देती है। उसका व्यक्तिगत प्रेम अरुण के साथ गहरा हो जाता है। अरुण दुश्मन देश के मगध का राजकुमार थे। यहाँ मधुलिका अरुण के साथ राजा रानी बनने का स्वप्न देखने लगती है। वह अरुण के कहने पर राजा से अपने जमीन के बराबर जमीन मांग लेती है। परंतु जब वह आत्मचिंतन करती है कि वह वीर सिंह मित्र की पुत्री अपने ही देशद्रोह अरुण का साथ दे रही है, तब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और अरुण के दक्षिणी नाले पर आक्रमण की सूचना सेनापति को देती है। अरुण बंदी बना लिया जाता है, उसे प्राणदंड मिलता है। उसी समय राजा मधुलिका को के देशभक्ति के लिए पुरस्कार देना चाहते थे। तब मधुलिका ने अपने प्रेमी अरुणा के साथ जीने मरने के लिए प्राणदंड मांगा। यहाँ नायिका के देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम के बीच गहरा अतद्वंद चलता है। द्वंद्व सही से लिखा नहीं गया है, तो इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस हो रहा था। चलता है, पर वह दोनों को ही निभाने में पूर्ण सफल रही है। यहाँ देश प्रेम व्यक्तिगत प्रेम से श्रेष्ठ दिखाई देती है, परंतु व्यक्तिगत प्रेम की प्रबलता भी देखे कि वह दुश्मनी की सीमाओं को भी लाग गया। यह दुश्मन देश का राजकुमार अरुण के साथ जीना भी चाहती है और मरना भी चाहती है। तो इस तरह कहानी का ये जो सारांश है, सार या सारांश कह लीजिए, इस तरह है। और गाइज अब स्टार्ट होता है कहानी के
जो 6 अंग है सबसे इम्पोर्टेंट, उसको स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट लेकर आता हूँ, पूरे यूट्यूब पे आप लोग को नहीं मिलेगा। और ये भी कहूँगा कि मुझसे कोई हिंदी मात्रा, कोई भी बिंदी, कोई भी मिस्टेक हो बोलने में या लिखने में, तो माफ़ कर दीजिएगा। क्षमा प्रार्थी चाहता हूँ आप लोगों से, उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों के लिए। माफ़ कर दीजिएगा कहीं भी मिस्टेक गलती होगा तो। और आप लोगों को चाहिए कमेंट कीजिएगा, मैं बनाने का कोशिश करूँगा जो भी कहानी। तो स्टार्ट करते हैं कहानी के जो छः अंग होते हैं। तो पहला है पार्ट 2 में कथा वस्तु। कथा वस्तु कह लीजिए या कथानक, दोनों एक ही कहते हैं। यह कहानी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। प्रसाद जी की अधिकांश रचना संसार ऐतिहासिक परिवेश में काल्पनिक है। यह कहानी भी यह ऐतिहासिक परिवेश के साथ 3 खंडों में लिखी गई है। यह कहानी कौशल देश के देशभक्त वीर सैनिक सिंह के मित्र की पुत्री मधुलिका और मगध राज्य के राजकुमार अरुण की प्रेम कथा पर आधारित है। सहमित्र अपनी राष्ट्रभक्ति भक्ति का परिचय देते हुए तथा कौशल राज्य की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कहानी का आरंभ राजकीय परिवेश में कौशल नरेश की आती हुई सवारी से होता है। राज्य की जनता उनके स्वागत सत्कार के लिए खड़ी है। महाराजा हाथी पर से उतरे जनता ने उनका स्वागत किया। यह दिन राज्य के उत्सव का दिन था, जिसमें महाराजा एक दिन के लिए किसान बनते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं तथा मगर के निवासी खूब आनंद मनाते हैं। हर साल यह उत्सव मनाया जाता था। दूर दूर देशों से अनेक राज्यों के राजकुमार भी इस उत्सव में भाग लेते थे। आज के इस उत्सव के लिए मधुलिका की भूमिका यहाँ पर भूमिका रहेगा गाइस। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा भूमिका चुनाव किया गया था। मधुलिका बीजों का एक थाल लिए हुए महाराजा के साथ चल रही थी। महाराजा उसी थाल में से बीज लेकर खेत में बो रहे थे। यह दृश्य मगध का एक राजकुमार अरुण रथ पर बैठे बैठे देख रहा था। उत्सव समाप्त होने के बाद महाराजा ने मधुलिका को स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ थाल पुरस्कार के रूप में देना चाहा। राज की सम्मान रखने के लिए मधुलिका ने उसे स्वीकार तो कर लिया, परंतु सभी स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करते हुए बिखर दी। यह देखकर राजा क्रोध में आ गया। तभी मधुलिका ने कहा कि यह मेरे पूर्वजों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है। मंत्री ने महाराजा को बताया कि मधुलिका उनकी मित्र की एकमात्र कन्या है, जिन्होंने वाराणसी युद्ध में देश के लिए बलिदान दिया था। मधुलिका ने उस समय भाग नहीं लिया। वह अपने खेत के मेड़ पर मधुक वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठी रही। राजकुमार अरुण ने भी रात के उत्सव में भाग नहीं लिया। वह अपने घोड़े पर सवार होकर नगर द्वार की ओर चला गया। नगर में प्रवेश करने के पश्चात वह इधर उधर घूमता रहा और अंत में उसी मधुलिका वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहां मधुलिका सो रही थी। इसी समय कोयल की बोलने से मधुलिका की नींद खुल गई और वो अपने सामने एक अपरिचित युवक को देखकर उठ खड़ी हुई। अरुण ने मधुलिका से कहा कि उसका हृदय मधुलिका की उत्सव वाली छवि के भक्त बन गया है। मधुलिका यहाँ पर मधुलिका यहाँ पे पास में रहेगा, पास कर लीजिएगा। मधुलिका ने उसे अपने मार्ग पर जाने को कहा। अरुण ने मधुलिका को कौशल नरेश से उसकी पैतृक भूमि दिलाने की बात कही, परंतु मधुलिका राजकीय नियमों को वह अपना धर्म मानती है। उसने राजकुमार से कहा कि वह उसका और अपमान न करें। तब राजकुमार उदास मन से वहां से चला गया। मधुलिका आंसुओं से भरी निगाहों से राजकुमार के घोड़े के पैरों से उड़ती धूल को देखती रही। स्वाभिमानी मधुलिका ने राजा का कृपा पात्र बनाना स्वीकार नहीं किया। वह दूसरे लोगों के खेतों पर काम करती और जो रोखा सूखा मिलता उसे से अपना जीवन यापन करने लगी। मधुलिका मधुक वृक्ष के नीचे मधुलिका की पुड़कुटी में रहते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। एक बार बरसात की मौसम में मधुलिका पड़कुटी में से एक पानी टपक रही थी। वह ठंड से ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। आज उसे राजकुमार अरुण की मधुक वृक्ष के नीचे कही गई सारी बातें रह रह कर याद आ रही थी। वह अपने बीते हुए अतीत
को लौटा लेना चाहती थी। तभी तीव्र वर्षा होने लगी। मधुलिका अपनी झोपड़ी के लिए चिंतित थी, क्योंकि तभी बाहर से किसी की आवाज़ आई, उसे वहाँ आश्रय चाहिए। मधुलिका ने द्वार खोलकर देखा तो उसके सामने राजकुमार अरुण खड़ा हुआ था। वह अचंभित रह गई। अरुण मधुलिका को बताता है कि वह मगध देश के विद्रोह निर्वासित होकर होकर कौशल राज्य में आजीविका खोजने आया है। मधुलिका ने अपनी झोपड़ी में उसका स्वागत किया। मधुलिका ने उससे पूछा कि इतनी दयनीय अवस्था में इतने सैनिकों के साथ रखने की क्या आवश्यकता है। इस पर अरुण ने कहा कि यह वीर पुरुष हैं, और वीर पुरुष तो अपने बाहुबल पर भरोसा करते हैं। वह एक नवीन राज्य की स्थापना करना चाहता है तथा मधुलिका को राजा रानी की सिंहासन पर बैठाना चाहता है। तब मधुलिका बोली, वह हमेशा राजकुमार की प्रतीक्षा करती थी। अब यह सुनकर अरुण भी बहुत प्रसन्न हुआ कि मधुलिका भी उससे प्रेम करती है। इस समय कौशल राज्य का सेनापति सैनिकों के साथ दासियों के दमन के लिए बाहर गए हुए हैं। इस मौके पर राजकुमार अरुण ने मधुलिका से कौशल पर आक्रमण करने का प्रस्ताव रखा। मधुलिका ने अरुण को साथ देने का आश्वासन दिया। मधुलिका ने महाराजा के पास जाकर अपनी भूमि के बराबर दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप जंगली भूमि मांगी। उसने राजा को बताया कि उसका एक सहायक उस भूमि को समतल बनाने में उसकी मदद करेगा। महाराजा ने थोड़ा आनाकानी करने के बाद वह भूमि मधुलिका को दे दी। उस जमीन को अरुण तथा उसके सैनिकों ने खेती योग्य बनाया। अब अरुण कौशल राज्य पर आक्रमण की तैयारी करने लगा। मधुलिका मन ही मन सोचती है कि उसकी राजा रानी के रूप में अभिषेक होगा। वह बहुत प्रसन्न थी। अरुण के आक्रमण के लिए जाने के बाद मधुलिका का मन अचानक विचलित हो उठा। वह सोचने लगी कि राजकुमार को सफलता मिलेगी भी या नहीं। कौशल राज्य पर किसी विदेशी का अधिकार क्यों हो। कौशल मतलब विदेशी, वो अलग देश का था, मतलब अपने ही जगह का था, लेकिन वो दूसरे देश का था, अलग जगह का। कौशल के रक्षक वीर सिंह मित्र की कन्या होकर वह अपने ही देश के साथ विश्वासघात कैसे कर सकती है। यह सोचते सोचते वह आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उसके सामने कौशल राज्य के सेनापति का सेना सहित आते हुए दिखा। सेनापति के पूछने पर उसने दुश्मन देश के राजकुमार अरुण के विषय में सेनापति को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर सेनापति ने सैनिकों को नाले की ओर बढ़ने को कहा और स्वयं कुछ सैनिकों और मधुलिका के साथ दुर्ग की ओर चला गया। मधुलिका को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। सेनापति ने राजा को सारी बातें बताई। राजा ने मधुलिका से पूछा कि क्या यह बात सत्य है। उसके हाँ कहने पर राजा ने मधुलिका को वहां प्रतीक्षा करने को कहा और स्वयं युद्ध के लिए चले गए। युद्ध में अरुण बंदी बना लिया गया। एक बार फिर कौशल पराधीन होने से बच गया। अरुण को मृत्युदंड दिया गया। राजा ने मधुलिका को पुरस्कार मांगने के लिए कहा। उसने कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए। मधुलिका ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब महाराजा ने उससे कहा कि उसे कुछ ना कुछ मांगना ही होगा। तब मधुलिका ने राजा से प्राणदंड की मांग करते हुए मरणदंड मांगी और वहीं बंदी बना ली गई। बंदी अरुण के पास जाकर प्राणदंड मांगी, उनको बंदी बना लिया गया जो मधुलिका थी, और बंदी बना अरुण के पास जाकर खड़ा कर दिया गया। खड़ा हो गई या खड़ा कर दिया गया उसे अपने मन से, जो भी कह लीजिए। दूसरा पार्ट आता है पात्र एवं चरित्र चित्रण। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पुरस्कार कहानी में सीमित पात्र एवं उनका सजीव चित्रण की कहानी की सफलता सुरक्षित कर देता है। प्रसाद जी ने पात्रों के चरित्र का निर्माण कल्पना की अनुभूति और आदर्श के मूल्यों से किया है। इस कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं, मधुलिका और अरुण। इनके अलावा राजा, मंत्री, सेनापति, सैनिक और नगर निवासी अनेक गौड़ पात्र हैं। मधुलिका का यहाँ पर अगर मधुलिका के बारे में पूछता है कि मधुलिका बारे में वर्णन कीजिए, तो यहाँ पर मधुलिका के बारे में वर्णन करते हुए क्या होता है। वीरांगना मधुलिका इस कहानी की श्रेष्ठ पात्र है। उसका रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य अपरिमित है। सौभवानी अत्यंत सुंदर, अस्पष्ट वक्ता, निर्भकता, भावुकता, मातृभूमि के प्रति अन्य प्रेम, व्यक्तिगत जीवन की प्रेमिका, साहसी, अंतर्द्वंद, घर्षित नारी इत्यादि नायिका मधुलिका के चरित्र की विशेषता है।
मधुलिका के मन में व्यक्तिगत प्रेम तथा मातृभूमि के प्रति प्रेम से उत्पन्न कर्तव्य बोध के अंतर्दर्द को संघर्ष है। इसी अंतर्दर्द ने उसके सौंदर्य और गरिमा गरिमा व्यक्त युक्त व्यक्तित्व को और अधिक निखारा है। अपने देश के शत्रु और प्रेमी अरूण का षड्यंत्र उजागर कर उसे बंदी बनवाना तथा व्यक्तिगत प्रेम के में उसी के साथ प्राणदंड मांगना पाठकों को बहिविल कर देती है। बहाव विचलित विचलित यहाँ पर विचलित होगा, भाव विचलित कर देता है। उसका यह निर्णय उससे सहानुभूति और श्रद्धा का पात्र बना देती है। दूसरा, राजकुमार के बारे में पूछेगा विस्तृत वर्णन करने के लिए, तो राजकुमार के बारे में वर्णन कर दीजिएगा। इस कहानी का दूसरा प्रमुख पात्र है राजकुमार अड़ू। वह मगध राज्य का राजकुमार है जो कौशल राज्य में इंद्र पूजा उत्सव देखने आया है। वह प्रथम दृष्टि में ही मधुलिका के अनुपम सौंदर्य को देखकर उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। वह उसे राजा रानी बनाने का स्वप्न देखने लगता है। प्रसाद जी ने अरूण को एक सच्चा प्रेमी, वीर योद्धा, साहसी और निडर, महत्वाकांक्षी तथा कूटनीतिज्ञ के रूप में चित्रित किया है। इनके अतिरिक्त कौशल नरेश मंत्री, सेनापति, सैनिक तथा नगरवासी आदि उनके पात्र हैं जो अपने राष्ट्र को समर्पित है और कहानी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तीसरा पाठ आ जाता है कथोपकथन। कथोपकथन या संवाद पात्र, ये संवाद योजना भी कहते हैं। पात्रों के वार्तालाप को ही कथोपकथन कहा जाता है और संवाद के माध्यम से ही कहानी की घटनाक्रम आगे बढ़ती है। यही संवाद पात्रों के चरित्र को निखारने का काम करती है। इस कहानी के संवाद सरल और संक्षिप्त हैं। जैसे देव, यह मेरे पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरे सामर्थ्य के बाहर है। अबोध, यह क्या बक रही है, राज्य की अनुग्रह का तिरस्कार कर रही है। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांग ले तू जो मांगना चाहिए, तो मुझे प्राणदंड दे दो, मुझे प्राणदंड चाहिए। इन छोटे छोटे मर्मपूर्ण संवादों ने मधुलिका और करोड़ों जैसे पात्रों के चरित्र को स्पष्ट करते हुए कहानी को नाटकीय प्रदान की है। इस प्रकार कहानी की संवाद स्वाभाविक, पात्र अनुकूल, प्रभावशाली तथा मनोवैज्ञानिक है और इस प्रकार पुरस्कार कहानी को पात्र चरित्रण एक अनुकूल स्थिति में दिखाई देता है। काफी शानदार है। चौथा है देश काल और वातावरण। इस कहानी में प्रसाद जी कथानक के अनुकूल ऐतिहासिक वातावरण निर्मित करने में पूर्ण सफल रहे हैं। प्रसाद जी की लेखनी में अद्भुत बिंबात्मक क्षमता है। पाठक पढ़ते पढ़ते उनमें खो जाते हैं। कुछ पंक्तियाँ देखें। प्राचीन में जैसे गुलाब खिल रही थी, वह उसकी आंखों में था। सामने देखा तो मुंडेर पर कबूतर एक पैर पर खड़ा पंख फैलाया अंगड़ाइयाँ ले रही थी। शीतल काल की रजनी, मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की धूल धूप, रथों, हाथियों और अश्वरोहियों की पंक्तियाँ जमी गई है। दर्शकों की भीड़ भी कम नहीं थी। गजराज बैठ गया, सीढ़ियों में महाराज उतरे। इन पंक्तियों की तरह प्रसाद ने प्रकृति, ऋतुओं तथा राजा की प्रवेश का सजीव चित्रण किया है। नगर तोरण, चमरधारी सेवक, पुरोहितों का स्वस्त्यायन, इंद्र पूजा, जय घोष, प्रतिहार, दुर्ग इत्यादि शब्द भारत के अतीत का दृश्य निर्मित कर देता है और वातावरण में जान डाल देता है। पांचवा है भाषा शैली। प्रसाद जी भारत के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के उच्च मूल्यों को वर्तमान में प्रस्तुत करते हैं। वे कहानीकार के साथ साथ कवि, नाटककार और दार्शनिक हैं। उनका मुख्य व्यक्तित्व कवि का है, इसलिए उनकी भाषा और शैली कवि तत्व की है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वर्णन के कारण उनकी भाषा तत्सम प्रधान हो गई है। इसी कारण कुछ लोग उनकी भाषा को क्लिष्ट बताते हैं, परंतु जिन भाषाओं को वो प्रस्तुत करते हैं उनकी अभिव्यक्ति इसी भाषा में संभव है।
उनकी अभिव्यक्ति में नीरव स्वस्त्यनन चरमधारी स्वर्ण रंजित ऊर्ज स्थित अनुग्रह तिरस्कार अनुरंजित रजनी पल्लव रक्षण जैसी संस्कृतनिष्ठ क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया हुआ है। काफी कठिन कठिन प्रयोग किया गया है जिसे पाठक पढ़कर दिमाग, परंतु भाषा की जटिलता संप्रेषण में बाधक नहीं है। प्रसाद जी की भाषा उदात्त काव्यात्मक ललितपूर्ण परिष्कृत परिमार्जित तथा प्रौढ़ है और थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहने की क्षमता का गुण है। रियली प्राकृतिक चित्रण काव्यात्मक अलंकारों के प्रयोग से शैली चमत्कारपूर्ण और प्रभावशाली बन गई है। प्रसाद जी की वाह रे वाह, क्या शब्द आया है। अनुरंजित रजनी पल्लव रक्षण जैसे संस्कृत निष्क्लिष्ट, वाह वाह वाह। छठवां है उपसंहार। कहानी का जो छठवां अंग होता है उपसंहार या निष्कर्ष कह लीजिए। जब देश में राष्ट्रीय पुनर्जागरण और स्वाधीनता आंदोलन अपने चरम सीमा पर थी तभी पुरस्कार कहानी लिखी गई थी। ऐसे समय में साहित्यकार भी देश के अतीत की सुंदर और उपयोगी घटनाओं और मूल्यों के साथ साथ उनका गौरव ज्ञान और राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना जैसे अपने धर्म निभाने में पीछे नहीं रहे, परंतु इसके साथ साथ कहानीकार इस कहानी में प्रेम और कर्तव्य के संघर्ष को चित्रित करके अत्यंत प्रेम पर देश रक्षा कर जैसे कर्तव्य की विजयी दिखाना चाहते हैं। देश रक्षा जैसे कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति के को अपने मातृभूमि से जन्म लेती है, लेते ही मिल जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी समाप्त होती है आप लोगों के लिए और काफ़ी शानदार कहानी लिखा है। किस प्रकार जो मधुलिका रहती है अरूण से प्यार करते हुए भी उसको देशद्रोह भी नहीं बनती है और एक अच्छी प्रेमिका कहलाती भी है और अपना लास्ट में वो मृत्युदंड मांगती है अरूण के साथ ही। तो उसमें दोनों भावना है, देश प्रेम भी है और व्यक्तित्व प्रेम भी है, दोनों उसमें काफ़ी अच्छा है। बस ये कहानी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा ही कहानी है लेकिन बहुत ही शानदार कहानी दिखाया गया है। किस तरह एक इंसान पुरस्कार पाने के लिए अपनी लालच लोभ को छोड़कर मृत्युदंड मांगता है, ये सबसे अच्छी बात है। नहीं तो आज के ज़माने में देखा जाए तो लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह माफ़ी मांगी है राजकुमार से, किस तरह हाथ जोड़ी है, सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है और किस तरह सिक्का उछाली है। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जब भूमि के लिए आए थे तो यहाँ पर सिक्का उछाल देती है राजा के ऊपर जब राजा देते हैं। तो ये सब इसके अंदर सब कुछ निर्भित है। इसके अंदर इसके जो भी पिता रहे होंगे अच्छे होंगे, इसके अंदर काफ़ी अच्छे गुण हैं। ऐसे आज के ज़माने में तो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आज तो डायरेक्ट बाल पकड़ के नोचने लगेंगी सब और क्या कहें, ज़माना ही कुछ ऐसा है। पहले के टाइम की बात ही अलग थी, अब की बात अलग है। तो ऐसी एक औरत है मधुलिका जो अपने दादाओं परदादाओं का ज़मीन बेचना नहीं चाहती। आज के ज़माने में तो लोग ज़मीन पैसा के लिए कुछ भी कर देते हैं। ये सब इसके अंदर वीरांगना का एक उदाहरण देखने को मिलता है। काफ़ी शानदार कहानी है, काफ़ी शानदार पुरस्कार कहानी है, ज़्यादा बड़े नहीं है लेकिन काफ़ी शानदार, बहुत कुछ सिखा देता है ज़िंदगी के अनमोल पहलुओं को दर्शाते हुए। आप लोग देखिएगा, प्यार दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपको भी इस प्रकार का कहानी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं बनाने का पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।